अर्जुन को उसकी बात समझ नहीं आई तो अथर्व ने चिढ़ते हुए कहा, सब प्लान कर लिया शादी का, लेकिन सुहाग रात के लिए कमरा नहीं सजवाया। तो अर्जुन ने अपना सिर पीट लिया कि उसका भाई इस छोटी सी बात के लिए इतना परेशान है। अथर्व ने अर्जुन को मुंह बनाते देखा तो उससे बोला, तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा या तूने कुछ सोच रखा है? और अथर्व की आंखों की चमक देखकर अर्जुन ने उसके गाल पर छोटा सा चुटकट लगाते हुए कहा, विल यू रियली चेक आउट फॉर डेकोरेशन इन योर रूम ऑन योर स्पेशल नाइट? अथर्व भी एक बार के लिए चुप हो गया, क्योंकि अर्जुन सही तो कह रहा था, पर फिर अथर्व ने मुंह बनाकर कहा, पर कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना, ये डेकोरेशन एंड ऑल लड़कियों को पसंद आता है। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले कुंज वहां आ पहुंचा और अर्जुन और अथर्व को देखते हुए बोला, सर क्या आप दोनों को अग्रिमा और अदिति मैम के फेवरेट फ्लावर्स पता है? ये सुनते ही अथर्व और अर्जुन ने बुरे तरीके से कुंज को घूरा कि उसे क्या दिलचस्पी है उनकी बीवियों की पसंद नापसंद जानने की। कुंज उन दोनों के एक्सप्रेशन समझकर बोला, सर ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, मुझे तो नक्श सर ने आप दोनों के रूम्स डेकोरेट करवाने को कहा, तो मैंने तो बस इसलिए ही पूछा। रूम्स डेकोरेशन की बात सुनकर अर्जुन और अथर्व की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अपनी बीवियों की पसंद के फूल न पता होने के कारण वो चमक चली भी गई। कुंज ने एक बार फिर से पूछा तो दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। कुंज बेचारे ने बेबसी से कहा, फिर तो गुलाब ही ठीक है सर, ज़्यादा लड़कियों को पसंद आ ही जाता है। तो अथर्व ने मजाक में कहा, अच्छा लगता है, अपना रूम खुद ही डेकोरेट करवाया था। कुंज ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा सर, मैं अपनी शादी में सारे अरेंजमेंट और मेहमानों की आवभगत में ही बिजी था, पापा है नहीं तो सब खुद ही देखना पड़ रहा था। आप रूम डेकोरेशन की बात कर रहे हैं, मैं तो इतना थक गया था कि तन्वी को सॉरी बोलकर अपनी फर्स्ट नाइट पर सो गया था। अर्जुन और अथर्व बस कुंज को देखते रहे। उसने शायद पहली बार अपने दिल की बात उनसे इस तरह से की थी। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और अगले दिन एक नज़दीकी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया था, तो अगली रात को घर ही नहीं जा पाया। वो तो भला हो अग्रिमा मैम का, जो उन्होंने मेरी छुट्टियां 10 दिन की करवा दी थी, वरना मुझे उससे अगले दिन वापस आना पड़ जाता। अर्जुन ने कुंज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुंज तुम जैसे इंसान इस दुनिया में कम ही हैं, एंड आई एम ग्लैड कि तुम मेरे साथ काम कर रहे हो। कुंज ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर, मैं अरेंजमेंट करवाता हूँ और आप दोनों की शादी की बहुत बहुत बधाई सर। कुंज चला गया और अर्जुन और अथर्व भी कुछ देर के लिए गार्डन में चले गए, जहाँ घर के जेंट्स बैठे थे। हालांकि दोनों के दिल तो अंदर बैठी अपनी नई नवेली दुल्हन के पास थे। अंदर आनंदी जी ने भी एक नज़र अपनी बहुओं के थके हुए चेहरे पर डाली तो उन्होंने नचिका और अनन्या को कहा कि वो दोनों अग्रिमा और अदिति को उनके कमरे में ले जाए, ताकि वो लोग चेंज करके कुछ देर आराम कर ले। ये सुनते ही नचिका ने तुरंत ही जोर से नहीं कहा तो सब उसे देखने लगे, लेकिन फिर वो भी झेप गई कि सबसे क्या कहे। अब ये तो कहीं नहीं सकती कि उनके रूम्स डेकोरेट हो रहे हैं और वो सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती। वो कुछ बहाना सोचने लगी कि तभी फाल्गुनी जी ने अग्रिमा और अदिति को देखते हुए कहा, बेटा आप लोग आराम कर लो, पर चेंज मत करना। मेरी 2 सहेलियां जो आज रिसेप्शन में नहीं आई थी, वो तुमसे मिलने आने वाली है। अपनी नानी की बात सुनते ही अनन्या ने फटाक से नचिका की बात को संभाला और कहा, भाभी चलो ना आप लोग, तब तक मेरे रूम में बातें करते हैं। और किसी को कुछ कहने का मौका दिए बिना वो दोनों के हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गई। अनन्या तो निकल गई, लेकिन नचिका वहीं खड़ी और बाकी सब महिला मंडली उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए जानना चाह रही थी, आखिर चल क्या रहा है। दो बेचारी नचिका ने सबको बता दिया कि वो लोग उनके रूम डेकोरेट करवा रहे हैं। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बस मुस्कुराते हुए अपना अपना काम करने लगे। तो नचिका भी वहाँ से जल्दी से चली गई। कुछ देर बाद फाल्गुनी जी की सहेलियाँ आ गई और उनकी दोनों बहुओं से मिली और इसी तरह डिनर का टाइम हो गया। अब तक सारे जेंट्स भी अंदर आ गए थे और सब डिनर टेबल पर थे, सिवाय अग्रिमा और अदिति और अनन्या के। अजय जी ने आज हेमंत जी की भी पूरी फैमिली को आज डिनर के लिए रोक
का हुआ था। अर्जुन और अथर्व अपनी अपनी बीवियों के दीदार के लिए तरस रहे थे, लेकिन वो दोनों वहाँ से गायब थी। रिसेप्शन से वापस आने के बाद उनकी आपस में कोई बात नहीं हुई थी, पर पूरी फैमिली के सामने उन दोनों के बारे में पूछना उनको अजीब लग रहा था। आखिरकार अथर्व ने कुछ सोचते हुए अनुपमा जी से पूछ ही लिया, अनु कहाँ है बुआ? अनुपमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अग्रिमा और अदिति के साथ अपने कमरे में डिनर कर रही है। तो अथर्व ने अब बात को जारी रखते हुए पूछा, कमरे में क्यों? आनंदी जी ने सहजता से ही कहा, वो दोनों अभी शायद सबके बीच कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए कमरे में खाने की कहने लगी तो मैंने उनका खाना वहीं भिजवा दिया। आज दूसरा ही दिन है ना, कुछ दिन में यहाँ के माहौल में ढल जाएगी। अर्जुन और अथर्व ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन वो दोनों कंफर्टेबल नहीं है, ये बात सोचकर उन दोनों को ही थोड़ी फिक्र होने लगी थी। खाना खाने के बाद अथर्व अपने डैड से कुछ बात कर रहा था और ये देखकर अर्जुन अपने कमरे की ओर बढ़ गया तो नचिका उसके पास आकर धीरे से बोली, भाभी से पहले कमरे में नहीं जा सकता तू, और ना ही मेरा नेक दिए बिना, इसलिए कुछ देर चुपचाप यहीं बैठ, मैं भाभी को कमरे में छोड़कर आती हूँ। अर्जुन ने एक नज़र अपनी दी को देखा और फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, दी मुझे बस एक छोटा सा काम है। लेकिन नचिका भी अपनी बात पर अड़िग थी, तो अर्जुन ने हार मानते हुए कहा, ओके दी, पर फिर आपको मेरा काम करना होगा। नचिका ने तुरंत ही कहा, ठीक है, पर फाइन लगेगा। तो अर्जुन मुस्कुराते हुए, जो आप चाहो दी। नचिका भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और बोली, अच्छा ठीक है, मस्त मस्का मत लगा, क्या बता क्या काम है? अर्जुन ने उंगली से अपनी आईब्रो पर खुजलाते हुए कहा, मेरे बेड के साइड रो में एक गिफ्ट बॉक्स रखा है, आप वो उसे मेरे आने से पहले दे देना और उसे बोलना अपना मोबाइल चेक करें। नचिका ने सिर्फ ओके कहा, क्योंकि उसे बहन होने के नाते अपने भाई भाभी के निजी मामले में बोलना ठीक नहीं लगा, और वो चली गई। अर्जुन ने अपने फ़ोन से अग्रिमा को कुछ मैसेज किया और वापस अथर्व के पास आकर बैठ गया। अग्रिमा नचिका के साथ कमरे में पहुंची तो कमरे की हालत देखकर उसके कदम ठिठक गए। पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। गुलाब और लेवेंडर की खुशबू से कमरे को महकते ताते फूल जो पूरे बेड पर बिखरे हुए थे, एक मनमोहक परफ्यूम स्प्रे जिसकी गंध सांसों को महका रही थी, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी गंध कमरे में बिखेर रहा था। अग्रिमा के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो तो शुक्र था कि अर्जुन यहाँ नहीं था, वरना तो वो अपनी नज़र तक नहीं उठा पाती। नचिका ने अपने साथ लाया कुछ खाने पीने का सामान टेबल पर रखा और अर्जुन के कहे मुताबिक उसका गिफ्ट निकाल कर अग्रिमा को देते हुए कहा, भाभी ये अर्जुन ने अपनी देने को कहा था और कहा था कि आप अपना मोबाइल चेक कर लेना। अग्रिमा ने वो गिफ्ट अपने पास रखा तो नचिका ने थोड़ी शरारत से कहा, वैसे तो सबको पता है भाभी कि अर्जुन कितना प्यार करता है आपसे, लेकिन आज तो वो आपको जता भी देगा। अग्रिमा मुस्कुराते हुए शर्मा दी और फिर धीरे से बोली, दी आप मुझे अर्जुन की तरह तुम ही बोलिए। नचिका ने ठीक से कहा और अग्रिमा को अर्जुन का इंतजार करने को बोलकर वहाँ से चली गई। अर्जुन का इंतजार के नाम पर अग्रिमा की सांसें और भी तेज हो गई थी। उसने फिर एक गहरी सी सांस लेकर खुद को सामान्य किया और दरवाजे को हल्के से बंद कर दिया। फिर वो उस गिफ्ट को देखने लगी जो अर्जुन ने उसे नचिका के जरिए दिया था। वो बेड की तरफ जाने लगी, लेकिन बेड की सजावट को देखकर बेड पर बैठने का उसका इरादा खत्म हो गया और वह जाकर सोफे पर बैठ गई। उसने वो गिफ्ट खोला तो गिफ्ट को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़े हो गई। दरअसल गिफ्ट में एक ऑफ शोल्डर नी लेंथ वेस्टर्न ड्रेस थी। हालांकि ड्रेस बहुत सोबर और सुंदर थी, लेकिन अग्रिमा ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने थे और इस तरह के तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी जान सूख रही थी ये सोचकर कि उसे ये पहनना है, और वो भी अर्जुन के सामने। उसने कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन उठाया। शायद अर्जुन को फ़ोन मिलाने वाली थी।
ये बताने की कि वो इसे नहीं पहन पाएगी, लेकिन तभी उसकी नज़र अर्जुन के मैसेज पर पड़ी तो उसने मैसेज खोलकर पढ़ा जिसमें लिखा था, सनशाइन मैं चाहता हूँ कि तुम आज इसे पहनो मेरे लिए। उस मैसेज को पढ़ने के बाद अग्रिमा की हिम्मत ही नहीं हुई अर्जुन को फ़ोन करने की या उसके मैसेज का रिप्लाई करने की। उसकी नज़रें लगातार उस ड्रेस पर बनी हुई थी। उधर दूसरी तरफ नचिका ने जाकर अदिति को भी उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन अथर्व ने कोई मैसेज नहीं दिया था तो नचिका ने थोड़ा सा हंसी मजाक उसके साथ किया और उसे भी कुछ खाने पीने की चीज़ें देकर वापस हॉल में आ गई। कुछ देर बाद आनंदी जी ने सबको सोने के लिए कहा और एक हल्की सी झिड़की उन्होंने बस महफिल को भी बांट दी जो जेंट्स ने अलग से लगाई हुई थी, जहां अर्जुन और अथर्व भी बैठे हुए थे। सब थके हुए थे इसलिए सब उठकर सोने के लिए जाने लगे तो अर्जुन और अथर्व भी उठकर अपने अपने कमरे की तरफ चल दिए, लेकिन तभी नचिका और अनन्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो दोनों भी समझ गए थे कि ये दोनों उनकी जीभ ढीली करने के लिए आई है तो अर्जुन ने प्यार से उन दोनों से पूछ लिया, बोलो क्या चाहिए। असल में दोनों को कुछ नहीं चाहिए था, वो तो सिर्फ अर्जुन और अथर्व को तंग करना चाहती थी और इसलिए कुछ अजीब अजीब सी डिमांड उनके सामने रखने लगी। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए अपना एक क्रेडिट कार्ड निकाला और उन दोनों को देते हुए कहा कि जो चाहे वह शॉपिंग कर लेना, तो उन दोनों में ही कार्ड लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अपने भाई का प्यार चाहिए, साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि वो हमेशा उन दोनों के साथ ही रहेगा, इसलिए इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात शॉपिंग की, तो ये तो उसकी बहनों का हक है। लेकिन अथर्व ने उन दोनों की टांग खींचते हुए कहा, अर्जुन ने दे दिया ना, तो अब मैं जा रहा हूँ। फिर अर्जुन से बोला, तू संभाल लेना, अगर इन दोनों को कुछ और भी चाहिए हो तो। अथर्व की बात पर वो दोनों झूठ मूठ का गुस्सा अथर्व को दिखाने लगी तो अर्जुन ने आगे बढ़कर उन दोनों को प्यार से हक कर लिया। फिर अर्जुन ने आनंदी जी को इशारा किया जो पीछे ही खड़ी थी और उन्होंने 2 गिफ्ट बॉक्स लाकर अर्जुन को पकड़ा दिए। अर्जुन ने वो बॉक्सेस उन दोनों को देते हुए कहा, मुझे ज्वेलरी की ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मॉम को कहा था तुम दोनों के लिए लाने के लिए। आई होप कि तुम दोनों को पसंद आएगा, नहीं भी आए तो एक्सचेंज करवा लेना। दोनों ने प्यार से अपने अपने गिफ्ट लिए और सोने के लिए चली गई। आनंदी जी ने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया और एक एक करके उसका माथा चूम लिया तो दोनों ने एक साथ अपनी मॉम को गले लगा लिया। अर्जुन अपने कमरे में पहुंचा तो तन और मन को बहकाने वाली परफ्यूम और गुलाबों की मिक्स खुशबू उसके नथुनों तक पहुंची। उसने इर्द गिर्द नज़र घुमाई, उसकी सनशाइन कमरे में नहीं थी। एक पल को आंखें सिकुड़ गई, लेकिन तभी उसे बालकनी से कुछ आवाज़ आई तो समझ आया कि वो फ़ोन पर प्रेरणा से बात कर रही है। अर्जुन उसके पास न जाकर सीधा फ्रेश होने चला गया और 10 मिनट बाद ही वो एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में बाहर आया और अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ा दिए। कदमों की स्थिरता का एहसास तब हुआ जब सामने नज़र पड़ी सनशाइन को, जो आसमान के चांद को देख रही थी। अर्जुन की तरफ उसकी पीठ थी और अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसने देखा कि उसकी सनशाइन ने उसकी दी हुई ड्रेस ही पहन रखी है। एक नज़र उसके खूबसूरत गोरे पैरों पर पड़ी तो अर्जुन ने अपना दिल थाम लिया, लेकिन अग्रिमा के कंधों पर पड़े एक हल्के से शॉल ने अर्जुन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सनशाइन कंफर्टेबल नहीं है। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने ख्याल झटके और अग्रिमा के पास जाकर उसे पीछे से अपने आगोश में ले लिया। अग्रिमा खुद तो नहीं मुड़ पाई, पर उसने गर्दन घुमाकर अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा, आई लव यू सनशाइन। अग्रिमा ने भी अपने हाथ अर्जुन के हाथों पर रखकर उससे कहा, आई लव यू टू मूनलाइट। आज से पहले भी उन दोनों से एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था, एक दूसरे को गले लगाया था, पर आज की फीलिंग अलग थी। आज हवा को अलग बह रही थी जो अर्जुन को दीवाना कर रही थी और अर्जुन की दीवानगी में अग्रिमा अपनी सूझबूझ खो रही थी। अर्जुन ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए उससे कहा, क्या इस ड्रेस में तुम कंफर्टेबल नहीं हो। अग्रिमा अब अर्जुन की बाहों में ही पलट गई और उसे देखते हुए बोली, मैंने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पहना।
तो अर्जुन उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, कभी नहीं। अग्रिमा ने मुस्कुरा कर कहा, कभी नहीं। अर्जुन ने उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर खुद से सटा लिया और बोला, तो आज क्यों? अग्रिमा का एक हाथ अब अर्जुन के सीने पर था, जिसे हल्के से सरकाते हुए वो अर्जुन के दिल तक ले आई और वहां रखकर उसके दिल पर थपकी देते हुए अर्जुन से बोली, मुझे इस दिल की ख्वाहिश को पूरा करना था। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही नशा उतर रहा था। उसने उसकी नशे की काबिज होकर अग्रिमा से कहा, इस दिल की ख्वाहिशों की लिस्ट बहुत लंबी है, क्या सारी पूरी कर पाओगी? अर्जुन के लहजे की रुमानियत और शरारत सुनकर अग्रिमा ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए किसी तरह से कहा, थोड़ा वक्त लग सकता है पर ख्वाहिश सारी पूरी होगी। अर्जुन उसे देखता ही रह गया। वो बेशक असहज थी, लेकिन अर्जुन के लिए सहज बनकर उसने सच्चा जवाब दिया। तो अर्जुन ने अपने होठ उसके माथे पर रख दिए और अलग होकर उसके चेहरे को अपने कंधों में भरकर कहा, हाथों में भरकर कहा, मंजूर है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें हैं जो आज मैं खुद पूरी करना चाहता हूँ और तुमसे इजाज़त नहीं बल्कि तुम्हारा साथ चाहिए। आज इस मोहब्बत की रात को मैं मोहब्बत से सरोबार कर देना चाहता हूँ। अग्रिमा की पलकें झुक गई, होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई और उसने अर्जुन के सीने पर सिर रखकर उसे बता दिया कि वो भी कुछ ऐसा ही चाहती है, लेकिन उसकी धड़कन धोखनी बनी हुई थी। अर्जुन ने उसके हाल को महसूस करते हुए उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आज रात मेरी पहली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी इन बढ़ी हुई धड़कनों को और तेज करना चाहता हूँ। और अग्रिमा के किसी भी रिएक्शन से पहले उसने उसे धीरे से खुद से अलग किया और वो शॉल अग्रिमा के कंधों से उतार कर बालकनी में एक तरफ गिरा दिया। अग्रिमा हैरान सी अर्जुन को देखने लगी, जिसकी नज़रें अब भी अग्रिमा के चेहरे पर बनी हुई थी। सच कहा था अर्जुन ने, अग्रिमा की धड़कनें अब किसी ड्रम की तरह बज रही थी। वो शर्माते हुए पलट गई तो अर्जुन ने उसके खुले बालों को हल्के हाथों से उसकी पीठ से समेटकर एक तरफ डाल दिया, लेकिन उसकी अग्रिमा के निवारण कंधों पर अर्जुन की उंगलियों की छुअन से उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अर्जुन ने उसके कंधे को पकड़कर उसे थोड़ा पीछे खींच लिया और उसकी कमर में हाथ लपेटकर उसके कंधों पर अपने होठ बस टिका दिए। तो अग्रिमा ने अपनी आंखें बंद करते हुए अर्जुन के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और अर्जुन के होठ, उसकी गर्दन, उसके कंधों पर थिरकने लगे। अग्रिमा ने अर्जुन के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, अर्जुन हम बालकनी में हैं। ये सुनते ही अर्जुन की बंद आंखें खुल गई और अगले ही पल अग्रिमा को उसने अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में ले आया। कमरे में अर्जुन ने पर से बालकनी का दरवाज़ा लगाया और अग्रिमा को इशारे से दरवाजे को लॉक करने को कहा। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा लॉक कर दिया, बालकनी में लगभग अंधेरा था, लेकिन कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी जो एक दूसरे को देखने के लिए काफ़ी थी। अर्जुन ने उसे बेड के पास लाकर अपनी गोद से उतारा और सामने खड़ा करके अपनी इंटेंस नज़रों से उसे देखने लगा। खुले बाल, लाल रंग से भरी मांग, नूर और शर्म से खिला हुआ चेहरा, कुदरती गुलाबी रंग के होठ, सुराहीदार गर्दन और गोरे उजागर कंधे, मेहंदी और चूड़े से भरे हाथ, वेल फिटेड ड्रेस से उभर कर दिखता एक सांचे में ढला बदन, सुंदर और पतले पैर, वो भी मेहंदी से भरे हुए, नागिन सी लिपटी पायल। अग्रिमा को बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था, तो उसने आगे बढ़कर अपनी एक हथेली को अर्जुन की आंखों पर रखकर उसकी आंखें बंद कर दी। अर्जुन ने उसके हाथ को प्यार से पकड़कर अपने होठों से लगा दिया और बोला, मैं तुम्हारी मेहंदी से लिखे अपने दोनों नाम ढूंढना चाहता हूँ, जान। और अग्रिमा को एक बार फिर से महसूस हुआ कि ये आदमी आज उसकी जान लेकर ही मानेगा। उसने अग्रिमा को बेड पर बैठाया और खुद उसके सामने बैठकर उसके हाथों में अपना नाम ढूंढने लगा और 20 सेकंड बाद ही उसने अग्रिमा के हाथ पर मेहंदी से उकेरे गए अपने नाम पर अपनी उंगलियां फेरी और फिर उसे चूम लिया। अग्रिमा उसे प्यार से देखती रही तो अर्जुन उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया और अग्रिमा उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शब्दों की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही थी, सिर्फ आंखें बोल रही थी। न जाने आंखों आंखों में क्या संधि हुई कि अग्रिमा अर्जुन पर झुक गई और अर्जुन ने उसके लबों को अपने
होठों में सिमटा लिया। अग्रिमा के बालों ने दोनों को ढक लिया था और कमरे में फैली वो मनमोहक और सांसों पर मदहोशी चढ़ाने वाली खुशबू उन दोनों पर अपना जादू बिखेर रही थी। और अर्जुन ने अग्रिमा के लबों को बख्श दिया और उसकी गोद से उठकर उसने अग्रिमा को बेड पर लेटाया और खुद उसकी आंखों में देखते हुए उसके ऊपर आ गया और इस बार शिद्दत से उसके होठों को चूम लिया। फीकी पड़ गई चांद की चांदनी, चांद सा मुखरा तेरा जो मेरे इश्क के नूर में दमका, मखानों में भी वो नशा कहाँ मेरे इश्क में चूर तेरे नैनों से नशीला जाम जो छलका, ख्वाहिशें मचल रही मन में, तार झंझना उठे बदन में, तेरे दमकते मुखड़े को चूम लूँ मैं, इन कजरारे नैनों के नशे में झूम लूँ मैं, ना जाने आ जाने मन सिमट जा मेरी पनाहों में, जार जार पिघल जा मेरी बाहों में, अपनी भीगी सी जुल्फों में मुझे खाने दे, खुद को मेरी बस मेरी होने दे। अग्रिमा ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया था। मोहब्बत का हसीन सफ़र शुरू हो चुका था। अर्जुन मदहोशी में भी अपने होश नहीं भूला और अग्रिमा की आंखों में देखकर बोला, अगर कभी भी अनकंफर्टेबल लगे तो बता देना। अग्रिमा ने प्यार से उसके बाल पर हाथ रखकर कहा, आप भी तो। अर्जुन उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल कभी नहीं लग सकता। और अग्रिमा ने भी तुरंत ही बोला, मुझे भी नहीं। अर्जुन हल्का सा हंसते हुए बोला, देखते हैं अब मैं तुम्हारे कहने से भी नहीं रुकूंगा। तो अग्रिमा बस मुस्कुरा दी। सुहाग सेज पर अर्जुन और उसकी अग्रिमा अटखेलियां कर रहे थे। अर्जुन ने उसे सहज करने के लिए कुछ बातों का सिलसिला छेड़ा तो दिया था, पर वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। अर्जुन की खूबसूरत मोहब्बत उसके साथ इस सफ़र को जीने को तैयार थी। अपना समर्पण अर्जुन के लिए तोहफे में लिए बैठी थी। तो अर्जुन भी आज हर संयम हर मर्यादा से पार जाने के लिए बेचैन था। ये वो लड़की थी जो अर्जुन के संयम को टूटने पर मजबूर कर रही थी। और एक बार जो अर्जुन ने अपना संयम एक साइड में रखा और अपनी सनशाइन के चेहरे को चूमना शुरू किया तो उसे भी पता नहीं चला कि कब वो चेहरे से गर्दन और कंधों तक आज पहुंचा था। अग्रिमा के हाथ अर्जुन की पीठ पर कसते जा रहे थे और अर्जुन के हाथ अब बेलगाम अग्रिमा के बदन को छूने लगे थे। अपने लबों से अपनी मोहब्बत का एहसास अर्जुन ने उसके बदन पर लिखना शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कब उन्होंने कपड़ों के बंधन से छुटकारा पाया और निवारण एक दूसरे के आगोश में सिमटे हुए थे। अर्जुन ने एक नज़र अग्रिमा की तरफ देखा तो आंखें बंद किए लेटी उस मासूम माँ की गर्दन से थोड़ा नीचे उस मेहंदी से लिखा हुआ अर्जुन दिखाई दिया। तो अर्जुन की आंखों की चमक अग्रिमा से भी छुप नहीं पाई और अर्जुन ने अपने उस नाम को गहराई से चूम लिया। अर्जुन ने आज अग्रिमा के बदन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे और अब वो उसे अपना नाम करने वाला था। अग्रिमा ने भी अपनी मोहब्बत में समर्पण को कबूल कर लिया था और आज अर्जुन के कहे मुताबिक उसका बखूबी साथ निभा रही थी। हाँ, शर्म का पर्दा जरूर था, पर यह शर्म भी अर्जुन को बहुत भा रही थी। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और अर्जुन और अग्रिमा का प्यार भी, जिसमें कुछ सुकून था और कुछ मोहब्बत, कुछ तड़प थी और कुछ बेकरारी, कुछ दर्द था और कुछ बेचैनी, कुछ खुशी थी और कुछ शरारतें, कुछ सिसकियाँ थी और कुछ आहें, कुछ इजाज़त थी और कुछ सख्ती, कुछ गर्मी थी और कुछ राहत, कुछ सांसों का शोर था और कुछ मचलन, कुछ आंसू की बूंदें थी और कुछ पसीने की, कुछ प्यार की निशानियां थी और कुछ नाखूनों की चुभन, पायलों की छन छन, चूड़ियों की खन खन, बिखरे फूल और बिखरा श्रृंगार और अंत में थी सिर्फ मोहब्बत। कुछ वक्त बाद ये सिलसिला थमा तो अर्जुन और अग्रिमा की आंखें बंद थी। एक तूफान सा आकर चला गया था, पर ये कुछ उजाड़ कर नहीं, बल्कि ये तूफान तो अर्जुन और अग्रिमा की गृहस्थी की नींव रख कर गया था और उनके वैवाहिक जीवन के शुभारंभ में अपना योगदान देकर गया था। अर्जुन और अग्रिमा के चेहरे पर थकान के बावजूद भी एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जो उनके इस गहरे और प्रेममयी मिलन की थी। दोनों ने ही अपनी मोहब्बत में संपूर्णता हासिल कर ली थी। दोनों की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। ये रात सिर्फ मोहब्बत की रात नहीं होती, बल्कि ये पति पत्नी की रिश्ते की मजबूती की रूपरेखा बनाती है। अर्जुन ने
अपने पति होने का हक लिया तो अग्निमा ने अपने पत्नी होने का, और दोनों का ही इसमें बराबर का योगदान था। लेकिन स्त्री सुलभता, जिसका हल्का सा दर्द हर लड़की को सहन करना पड़ता है अपने पति को खुशी देने के लिए, उसके बदले पति का फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी के उस दर्द में उसका साथी बने, उसके साथ प्यार से पेश आए। अर्जुन ने भी अपनी अत्योवना पत्नी का कौमार्य भंग किया था, लेकिन उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अपनी जोर आजमाइश के चलते वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा दर्द न दे। और सिर्फ पहली रात प्यार से पेश आ जाने पर हर पत्नी का प्यार अपने पति के लिए कई गुना बढ़ जाता है, और अर्जुन ने अपने स्वभाव और अग्रिमा के ख्याल रखने की वजह से उस ज़्यादा प्यार पर अपनी हकदारी लिख दी थी। अग्रिमा को हो रहे उस हल्के फुल्के दर्द से निजात दिलाने के लिए वो उसे अपने साथ बाथरूम ले गया और उसे गुनगुने पानी से भरे बाथ टब में बिठा दिया। खुद वो फ्रेश होकर बाहर निकल आया और अग्रिमा को आने को कहा, ताकि उसे अर्जुन के सामने असहज ना लगे। उसके कपड़े का बैग उसने बाथरूम से सटे चेंजिंग रूम में रखा और अग्रिमा को आवाज़ देकर बता दिया। फिर वो अपने कमरे की बालकनी से स्पेयर गेट से स्टडी रूम में से के किचन में गया और अपने और सनशाइन के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आया। अग्रिमा फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने एक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। अब उसे वैसे भी बेहतर फील हो रहा था। कमरे में आकर उसने देखा कि अर्जुन बेड पर बैठा है और साइड टेबल पर 2 कॉफ़ी मग रखे हैं। अर्जुन ने उसे देखा तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और दोनों के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान थी। कुछ बीते पलों की खुमारी अब तक पूरी तरह से उतरी नहीं थी। अर्जुन ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाकर पूछा, तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अग्रिमा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन ने उसे कॉफ़ी पीने के लिए दी तो अग्रिमा ने पूछा, कितनी रात को कॉफ़ी कहाँ से आई? अर्जुन ने उसे बताया कि उसके स्टडी रूम के किचन में वो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें रखता है, ताकि रात भर अगर वो काम करे तो नीचे जाकर सबको डिस्टर्ब ना करे। कॉफ़ी पीते हुए दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। अर्जुन ने अब उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी के लिए अब आराम भी ज़रूरी है। उसने टाइम देखने के लिए अपने मोबाइल को ऑन किया तो देखा इस वक्त सुबह के 3 बजने वाले थे। लेकिन तभी उसकी नज़र एक मैसेज पर पड़ी जो उसे अथर्व में भेजा हुआ था। उस मैसेज में लिखा था कि अर्जुन जैसे ही वो मैसेज देखे अथर्व को कॉल करे। अथर्व ने अग्रिमा को दिखाया तो उसके चेहरे पर भी चिंता उभर आई, क्योंकि मैसेज रात के 1 बजे का था। इतनी रात को अथर्व को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसे अर्जुन को ऐसा मैसेज करना पड़ा, और इस वक्त सुबह के 3 बज चुके थे। मैसेज 2 घंटे पहले का था तो वो दोनों ही इस दुविधा में पड़ गए कि अब उन्हें कॉल करना चाहिए या नहीं। लेकिन जब दोनों का दिल नहीं माना और उन्हें लगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये अथर्व और अदिति के लिए भी एक बहुत ही स्पेशल रात थी और इस रात को ऐसा मैसेज, इसलिए अग्रिमा ने अर्जुन से कॉल करने को कहा और अर्जुन ने अथर्व को कॉल किया तो अथर्व ने दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया। अथर्व के फ़ोन उठाते ही उसे अर्जुन की चिंता भरी आवाज़ सुनाई दी, अथर्व तू ठीक है ना? और अदिति। अब अर्जुन पूछते हुए रुक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या पूछे। अथर्व ने अर्जुन से आराम से कहा कि वो ठीक है, लेकिन अदिति ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज फीवर है और उसके कमरे में जो फर्स्ट एड बॉक्स था वो उसके कुछ गेस्ट के लिए शादी में नीचे भिजवा दिया था, इसलिए उसके पास इस टाइम कोई फीवर की टेबलेट तक नहीं थी। अर्जुन ने हल्की सी सख्ती के साथ उससे कहा, तुझे तुरंत मुझे फ़ोन करना चाहिए था ना, ये मैसेज डालने वाला क्या सिस्टम है? अथर्व ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन मॉम डैड के रूम से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए अदिति बिल्कुल नहीं मानी और इसलिए मुझे टाइप करना पड़ा। रात को तो मैंने ठंडी पट्टी रख दी थी जिससे उसका फीवर कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से बढ़ रहा है। तो अगर तेरे रूम में फर्स्ट एड बॉक्स है तो मुझे फीवर वाली टेबलेट दे दे। फ़ोन स्पीकर पर था तो अग्रिमा भी सब सुन चुकी थी। अथर्व ने अर्जुन से कहा, तू टेबलेट लेकर रूम से बाहर आ, अभी दे दूंगा तो सुबह तक आराम आ जाएगा। अर्जुन ने फर्स्ट एड बॉक्स से टेबलेट निकाली और अथर्व को आने के लिए कहा और फ़ोन काट दिया। तो अग्रिमा ने अर्जुन से पूछा कि क्या उसे अदिति से मिलने जाना चाहिए। वैसे तो रात का वक्त है और ये उन दोनों का पर्सनल टाइम है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अर्जुन ने कुछ सोचकर कहा कि वह अथर्व से बात करके बता देगा। अथर्व वहाँ आया तो
अर्जुन ने उसे अंदर आने को कहा। अथर्व मन में ढेर सारी झिझक लिए अंदर आ गया, लेकिन तब तक अग्रिमा ने रूम थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया था, तो अथर्व को भी ज़्यादा अजीब नहीं लगा। वह आकर परेशान सा सोफे पर बैठ गया तो अर्जुन ने उसे फर्स्ट एड बॉक्स देते हुए कहा, अगर तू कहे तो अग्रिमा एक बार उसके पास चली जाएगी। तो अथर्व ने उनसे कहा, हाँ ये ठीक रहेगा यार, एक बार भाभी को भेज दे, शायद वो अभी भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताने में। अर्जुन ने अग्रिमा को इशारा किया और अग्रिमा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अथर्व के रूम की तरफ चली गई। अर्जुन और अथर्व अब उसके कमरे में थे और दोनों चुप थे। बस फर्क इतना था कि अथर्व परेशान था और अर्जुन उसे बस देख रहा था। कुछ पल बाद अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए अथर्व से पूछा, क्या किया तूने ऐसा कि उसे रात को ही फीवर हो गया? वाई यूज रूड टू हर? अथर्व को जैसा ही अर्जुन की बात समझ में आई, उसने झटके से अर्जुन की तरफ देखा और फिर अफसोस से बोला, रूड तो तब होता ना जब कुछ होता, यहाँ तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास भी नहीं तोड़ा, फिर भी 12 आने भरने पड़ रहे हैं। अब तो अर्जुन को भी अपने भाई के लिए बुरा लग रहा था। उसने अथर्व से कहा, ओके ओके रिलैक्स, सिर्फ फीवर ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सी विल ऑल राइट। तो अथर्व ने सोफे से सिर टिका लिया और कहा, मेरी ही गलती है यार अर्जुन, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। वो कह रही थी कि उसे ठंड लग रही है, लेकिन अग्रिमा दवाई लेकर इति के पास गई तो धृति को बहुत अजीब लगा कि उसने इतनी रात को अर्जुन और अग्रिमा को परेशान कर दिया, और वो भी उस वक्त जब आज उसकी फर्स्ट नाइट थी। उसकी और अथर्व की फर्स्ट नाइट तो खराब हो ही चुकी थी, लेकिन अर्जुन और अग्रिमा की फर्स्ट नाइट को भी उन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया था। अग्रिमा ने पहले उसका माथा छूकर चेक किया और फिर उसे दवाई दी और उसके पास बैठकर उससे प्यार से पूछा कि उसे फीवर कैसे हो गया। तो अदिति ने उसे सब बता दिया। दरअसल रात को अथर्व जब अपने कमरे में आया तो अदिति ने तब तक चेंज नहीं किया था, क्योंकि अथर्व ने उसे मैसेज करके मना कर दिया था कि वो कपड़े चेंज ना करे। अथर्व ने अंदर आने के बाद तुरंत ही अदिति को अपने गले से लगा लिया था और कुछ देर प्यार भरी बातें करने के बाद उसको महसूस हुआ कि उन दोनों को फ्रेश हो जाना चाहिए। अथर्व अदिति को अपनी गोद में उठाकर वो अपने साथ वॉशरूम ले गया और शावर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद भी शावर के नीचे उसके साथ आ गया। अदिति के लिए भी ये लम्हे और एहसास बिल्कुल नए थे, तो जब तक वो कुछ कह या सोच पाती तब तक वह दोनों शावर के ठंडे पानी में भीग चुके थे। और अथर्व, वो तो अपनी भीगी दुल्हन को देख कर अपने होश वैसे ही खो बैठा था। उसने वहीं अदिति को दीवार से सटाकर अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमकर उसकी आंखों उसकी गालों से होते उसके होठों तक पहुंच चुका था। एहसास गर्म थे और पानी ठंडा, लेकिन भावनाओं का आवेग इतना ज़्यादा था कि अदिति भी अथर्व के साथ उसमें बह चुकी थी। कुछ अथर्व के अपने बदन पर चलते हाथ, अपने होठों पर उसके होठ और कुछ शावर का ठंडा पानी। अदिति के रोंगटे खड़े हो रहे थे, बार बार सिहरन महसूस हो रही थी, लेकिन दोनों को ही लग रहा था कि ये अथर्व की छुअन का नतीजा है। कुछ देर बाद जब अथर्व को महसूस हुआ कि अदिति काँप रही है, तो उसे समझ आया कि अदिति को शायद पानी ठंडा लग रहा है, इसलिए उसने शावर बंद कर दिया। तभी अदिति ने उससे कहा कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो उन्हें रूम में चलना चाहिए। अथर्व ने उसे एक बाथरोब लाकर दिया और पहनकर बाहर जाने को कहा। खुद भी वो नहाकर एक तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। अदिति जब बाहर आई तो उसकी पूरी स्किन बिल्कुल गुलाबी हो चुकी थी। उसे शायद इतने ठंडे पानी की आदत नहीं थी, उसे हमेशा से हल्के गुनगुने पानी में नहाने की आदत थी, और आज अथर्व की वजह से उसने ठंड के शुरुआती मौसम में जब बर्फ़ जैसे ठंडे पानी से नहा लिया तो उसके शरीर में ठंड बढ़ गई थी। ऊपर से जब वो कमरे में आई तो कमरे में भी एसी के लो टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड थी और अदिति का कांपना अब बढ़ गया था। अथर्व ने उसे देखा तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि अदिति के होठ अब तक कांप रहे थे। तो वो तुरंत ही अदिति के पास कर उसे पूछने लगा कि उसे क्या हुआ। तो अदिति ने उसे बताया कि उसे बहुत तेज ठंड लग रही है। अथर्व ने उसके माथे को छूकर देखा तो एक डॉक्टर होने के नाते वो समझ चुका था कि अदिति को फीवर होने लगा है। उसने तुरंत ही एसी का टेम्परेचर नॉर्मल किया और अदिति को ले जाकर बेड पर बिठाया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढा, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला, तो उसने कहा कि मैं अर्जुन के कमरे से लेकर आता हूँ, पर अदिति ने उसे बताया कि उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। अथर्व ने फिर दोबारा कहा कि मैं डॉक्टर के रूम से लेकर आता हूँ, तो अदिति ने फिर से मना करते हुए कहा, नहीं,
ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। मैं थोड़ी देर ब्लैंकेट में रहूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसने ज़बरदस्ती अथर्व को जाने नहीं दिया और अथर्व ने अदिति को हक करके एक ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल लिया और प्यार से उसके सिर सहलाने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में अदिति का फीवर बढ़ चुका था तो अथर्व ने कोई और चारा न होते हुए ठंडे पानी से एक कॉटन के कपड़े को भिगाकर उसके माथे पर रखने लगा। अदिति का फीवर थोड़ा सा कम हुआ और उसने हल्की हल्की नींद आने लगी और तभी अथर्व ने अर्जुन को मैसेज डाल दिया था। अग्रिमा ने अदिति को एक प्यारी सी झिड़की देते हुए कहा, ये क्या किया पागल लड़की तुमने? अगर तुम उसी वक्त दवाई ले लेती तो अब तक ठीक हो जाती। तो अदिति ने मासूमियत से कहा कि वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो अग्रिमा ने प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, फैमिली में से कोई डिस्टर्ब नहीं होता अदिति, सिर्फ एक फर्स्ट एड बॉक्स ही तो तुम्हें देना था। तो अदिति ने अपना सर झुका लिया, लेकिन अग्रिमा समझ गई थी कि ये सब उसने उसके और अर्जुन के बारे में ही सोच कर किया था। तो उसने प्यार से उससे कहा, कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। अदिति ने फिर से कहा, नहीं यार, अगर किचन में तुम्हें कोई इस वक्त रात को देखेगा तो क्या सोचेगा? और अभी तो हमारे रसोई की रस्म भी नहीं हुई है, तो तुम रसोई में नहीं जा सकती। अग्रिमा ने हल्का से हंसते हुए कहा, सबसे पहली बात तो तुम्हारी तबीयत के लिए सब किया जा सकता है, और दूसरी बात, मैं अभी किचन में नहीं जा रही। अर्जुन के स्टडी रूम में कॉफ़ी बनाने का सामान है, मैं वहीं से बना कर लाती हूँ। और यह कहकर अग्रिमा उसके लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। अर्जुन के स्टडी रूम के दो दरवाजे थे, एक बाहर कॉरिडोर से जो रात को उसने लॉक किया हुआ था और दूसरा अर्जुन के रूम की बालकनी से जो अर्जुन ने कुछ देर पहले खोला था। अग्रिमा वापस अपने कमरे में गई तो अर्जुन और अथर्व अब तक सोफे पर ही बैठे थे। अथर्व ने अर्जुन को सब बता दिया था और अर्जुन को भी अथर्व की कोई गलती नज़र नहीं आई, क्योंकि अदिति उसे बता ही नहीं पाई कि उसे इतने ठंडे पानी में नहाने की आदत नहीं है। अथर्व ने तुरंत ही अग्रिमा से पूछा, भाभी कैसी है वो? तो अग्रिमा हंसते हुए कहा, जैसे आप छोड़कर आए थे वैसे ही हैं, मैंने दवाई दे दी है और कॉफ़ी बना देती हूँ, आप दोनों को अच्छा लगेगा। ये कहकर वह स्टडी रूम की तरफ चली गई और थोड़ी ही देर में 2 कॉफ़ी मग लेकर वापस आई और अथर्व को कॉफ़ी देते हुए कहा कि इतनी टेंशन मत लो, सी इज़ फाइन। वह थोड़ा ठंडे पानी की वजह से शायद दिक्कत हो गई थी। तो अथर्व बेचारा झेप गया, आखिर क्या कहता। अग्रिमा ने उसकी असहजता को महसूस करते हुए कहा, इट्स ओके अथर्व, इट वॉज नॉर्मल, हो जाता है कभी कभी, सुबह तक ठीक हो जाएगी। तो अथर्व ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा वो कुछ बोल ही नहीं पाया। और अग्रिमा ने जाकर अदिति को कॉफ़ी पिलाई, जिससे अदिति को बहुत बेटर लग रहा था। अग्रिमा ने उसे थोड़ी देर आराम करने को कहा, क्योंकि अभी सुबह होने में वक्त था, और खुद वापस अपने कमरे में आ गई। अग्रिमा को अपने कमरे में वापस देखकर अथर्व अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन दरवाजे से मुड़कर वो वापस आया और अर्जुन और अग्रिमा को एक साथ हक करते हुए बोला, थैंक यू एंड सॉरी, मैं सच में तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बट हैड नो ऑप्शन।